नमस्कार दोस्तों, डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम नागरिक शास्त्र टी.जी.टी. 2009 का पेपर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है, तो यह किसका पर्याय है? इसका उत्तर बताते चलिए आप लोग जल्दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, पंचायती राज का। यानी प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, केंद्र राज्य संबंधों से। यानी सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र और राज्य से संबंध है, जो कि 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1987 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जम्मू कश्मीर। तो भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है। संविधान सभा ने यह घोषणा की थी कि जम्मू कश्मीर के भारत विलय में के बावजूद राज्य का भावी संविधान तथा राज्य के भारत के संबंध उस राज्य की संविधान सभा द्वारा अवधारित किया जाएगा। 26 नवंबर 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू कर दिया था। 26 नवंबर 1957। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसमें इसमें 6 अंग होते हैं। 6 अंग जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायिकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। और इसका मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा विघटित हो जाती है, तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कभी नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। इसके प्रत्येक सदस्य हर वर्ष 2/3 सदस्य इसके 2/3 सदस्य हर साल इसके प्रत्येक 30 लोकसभा की एक निश्चित कालावधि होती है और उसका विघटन राष्ट्रपति किसी भी समय कर सकता है। इसके विपरीत राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है और उसका विघटन नहीं किया जा सकता। जहां राज्यसभा के किसी एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, वहीं उसके सदस्यों में से यथासंभव 1/3 सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक कानून का संबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से
राजनीतिक कानून का संबंध होता है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक कानून निम्नलिखित में से किनके मध्य संबंध निश्चित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, राज्य का अपने कर्मचारियों के साथ संबंध। अगला प्रश्न है, राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ब्लंटसली और हर्बर्ट स्पेंसर राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मॉन्टेस्क्यू को। शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय मॉन्टेस्क्यू को जाता है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में शासन शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, हीगल का। यानी हीगल कहते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, प्लेटो। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता का नाम अरिस्तोन, जो कि एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डरस के वंश में हुआ था, और उनकी माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने की थी। उनका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीस था, किंतु उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधे के कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो नाम दिया और कालांतर में यही नाम प्रसिद्ध हो गया। प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में यानी संवाद या वार्तालाप शैली में लिखे हुए होने के कारण उसे संवाद कहा जाता है। प्लेटो ने 36 संवाद लिखे हैं, जिनमें रिपब्लिक, स्टेटमैन और दी लॉज प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर 3, रूसो। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में जेनेवा के गणराज्य में हुआ था। उसकी मां की मृत्यु उसके प्रसव काल में हो गई थी। रूसो की सबसे महत्वपूर्ण देन लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा है, जिसे कि वर्तमान समय की प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था का मूल आधार कहा जाता है। रूसो के पूर्व बोधा एवं हाफ्स जैसे विचारकों ने संप्रभुता के सिद्धांत के योग दिया, किंतु इनमें से किसी ने भी इसका प्रयोग व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए नहीं किया। अगला प्रश्न है, किसने 2 प्रकार के समझौते
का प्रतिपादन किया, यानी एक सामाजिक समझौता और दूसरा सरकारी समझौता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जॉन लॉक। जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार 2 प्रकार के समझौते होते हैं। पहले समझौते द्वारा तो एक राजनीतिक समाज की स्थापना की गई और दूसरे समझौते के द्वारा शासक व शासित के मध्य शर्तें निश्चित करते हुए सरकार की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, संघीय शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से और संसदीय शासन पद्धति ब्रिटेन के संविधान से तथा मूल कर्तव्य सोवियत संघ से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो इस समय जो राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख है, लेकिन जब पेपर छपा था तो उस समय राष्ट्रपति का वेतन 1,25,000 रुपये था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, यानी कौन कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, मेन काम्प पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर है हिटलर। नंबर 2 हिटलर। मेन काम्प पुस्तक के लेखक हिटलर हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु के किस सिद्धांत का समर्थक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का 2 नव उदारवादी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? तो 21 प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी के वीनर संविधान से। यानी भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च माना गया है, तो किसे सर्वोच्च माना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 संविधान को। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 समाजवाद का। यानी 42वें संविधान संशोधन
1976 जो 1976 में हुआ था, उसमें प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अब इसे एक कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, संसद के दोनों सदनों को। यानी अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 12 सदस्य। यानी राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्यों को राज्यसभा में नाम निर्देशित करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हों। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ चला गया? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 27वां का ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा का अध्यक्ष। यानी भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था नहीं की गई है, इसके बावजूद समय समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है। इस पद का अब तक 7 बार सृजन किया गया है। पहली बार इस पद का सृजन प्रथम लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधान पद को सुशोभित करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 1951 में। यानी भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 18 जून 1951 में किया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372 तथा 376 में संशोधन किया गया और संविधान में 9वीं अनुसूची और बढ़ा दी गई। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4, 1 लाख रुपए प्रति माह। लेकिन प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर आपका है 2,80,000। अगला प्रश्न है, महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कौटिल्य।
अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण हैं। इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या 4000 यानी 4000 श्लोक, 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राज्यपाल का पद। यानी केंद्र राज्य के संबंध में विवाद का कारण राज्यपाल के पद को लेकर होता रहा है। अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कोहिमा। यानी नागालैंड की राजधानी कोहिमा और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। इसके बाद अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस ने। यानी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1887 को उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लोकतंत्र के लिए। यानी वर्तमान समय में शासन के विविध रूपों में प्रजातंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय है। प्रजातंत्री शासन के 2 प्रकार होते हैं, यानी एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, निम्न में से यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ग्रीन का। यानी अंग्रेजी साम्यवादी ग्रीन का विचार है कि राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, बल नहीं वरन इच्छा। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 दैवी सिद्धांत। यानी उदारवादी परंपरा में राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति के 2 सिद्धांत प्रचलित हैं, सामाजिक समझौता के सिद्धांत तथा ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत, जो 17वीं-18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौता का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, रूसो किस देश का निवासी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस। यानी रूसो फ्रांस का निवासी था। अगला प्रश्न है, रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मैकाइबर का। मैकाइबर ने कहा है कि रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है।
अगला प्रश्न है, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बोसांके का। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक नैतिक कर्तव्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना एक नैतिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 न्याय समानता पर बल देता है। यही सही है। अगला प्रश्न है, अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 लोकतंत्र का विलोम अधिनायक तंत्र होता है। अगला प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 26वां संविधान संशोधन। यानी 26वां संविधान संशोधन जो 1971 में के द्वारा भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों का प्रिवी पर्स समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 उम्मीदवारों का चयन करना। यानी निर्वाचन आयोग उम्मीदवारों का चयन नहीं करता है, उम्मीदवारों का चयन राजनीतिक पार्टी करती है। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 तीव्र गति से औद्योगिकरण करना। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर 51 पहले चली थे, 1956 से लेकर 1961 तक द्वारा औद्योगिक नीति 1956 की घोषणा की गई और देश के समाजवादी ढांचे की स्थापना को संकल्प लिया गया। इस योजना में तीव्र औद्योगिकरण का लक्ष्य बनाया गया तथा भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। अगला प्रश्न है, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक लिखा था। इसके अलावा कार्ल मार्क्स ने पवित्र परिवार यानी द होली फैमिली जो कि 1844 में लिखी गई थी। इसके अलावा दरिद्रता का दर्शन यानी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी जो 1847 में लिखी गई थी। इसके अलावा साम्यवादी घोषणा पत्र यानी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1948 में लिखी गई थी। इसके अलावा राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना यानी क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो 1959 में लिखी गई थी। और मूल्य, कीमत और लाभ यानी वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट
इसके बाद एक इनकी और महत्वपूर्ण पुस्तक है दास कैपिटल। तो कार्ल मार्क्स ने इतने महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। अगला प्रश्न है स्टेट एंड रेवोल्यूशन के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 लेनिन। यानी लेनिन ने स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है, यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गार्नर। यानी गार्नर का विचार है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ तथा अंत राज्य से होता है। अगला प्रश्न है स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से सर्वप्रथम किसने किया? स्टेट यानी राज्य, राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैकियावेली ने किया। यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 मैकियावेली सही हो जाएगा। स्टेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द स्टेटो से हुई है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस में किया था। अगला प्रश्न है किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 उदारवाद। अगला प्रश्न है किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जन साधारण का नशा कहा? यानी अफीम इज दी पीपुल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कार्ल मार्क्स ने धर्म को भी जनता के शोषण का एक साधन ही माना है और उसका विचार है कि वर्तमान समय की शोचनीय दशा के लिए बहुत कुछ सीमा तक धर्म ही उत्तरदायी है। इतिहास में एक नहीं वरन कितने ही लुई और जार पैदा हुए हैं, किंतु जनता ने अपने धार्मिक अंधविश्वास के कारण उसके अन्याय और शोषण के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाई है। धर्म एक अफीम की गोली है, यह भी कथन कार्ल मार्क्स का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, तो यह किसमें निवास करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जनता में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 36वां संविधान संशोधन, जो कि 1975 में हुआ था। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया था। यानी सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 उपराष्ट्रपति का पद। यानी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में पेश करने से पहले उसकी सूचना उन्हें 14 दिन पूर्व देनी आवश्यक है। अगला प्रश्न है आचार्य कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 एक दैवी संस्था के रूप में। यानी कौटिल्य ने राज्य को एक दैवी संस्था के रूप में देखा।
यानी कौटिल्य प्रथम अधिकरण के 13वें अध्याय में दो गुप्तचरों के बीच वार्तालाप के प्रसंग में इस तथ्य का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र कौन निकालता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 B.R. अम्बेडकर। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू नामक महारकुल में हुआ था। इन्होंने भारत में अपने आंदोलन द्वारा दलितों को संगठित किया। इन्होंने 1920 में ऑल इंडिया डिस्परेट क्लास की तथा 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और 1927 में मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संपादन किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आहूत गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी किसमें भाग लिए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आंदोलन सेंट जेम्स पैलेस महल में 17 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका भी निश्चय यानी निर्णय अंतिम रूप से कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा का अध्यक्ष। यानी कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय अंतिम रूप से लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित हो जाने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। जब राज्यसभा में विधेयक भेजा जाता है तो इसके साथ लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाण पत्र लगा होता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो इस प्रकार से 63 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती हुई। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।